मितला साहब अच्छा, पॉइंट आ गया। जी अच्छा, जो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा या फारूक एच नाइक साहब ने कहा, उनकी बात से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। 63A का जो फैसला आया वो बुनियादी तौर पर इसीलिए आया था कि जो अदम एतमाद हुआ जो परवेज इलाही साहब पर और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमजा शहबाज को मिला था उसको गैर मौसर करने के लिए था। इमरान खान साहब का जो अदम एतमाद वाला सिलसिला था वो मुकम्मल हो चुका था और जो हमजा शहबाज और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो पूरा एक ट्रेल है, ट्रैक है, जो पूरा एक एपिसोड हुआ पॉलिटिकल इंसिडेंट्स का, उससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बड़ी रेवलेटरी स्टोरी मेरे पास है। कभी आई तो फिर लोग हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें मैनिपुलेट हुई थी। 100% मैंने जनरल बाजवा से भी इस बारे में पूछा था कि ये फैसला 63A का आपने करवाया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, बुनियादी तौर पर जस्टिस बंदयाल एक कमजोर आदमी है और उन्होंने जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन के दबाव की वजह से ये फैसला किया, लेकिन ये उनका मानना और उनका कहना था और ये लिखा भी हुआ है। दूसरी बात ये है कि मेरा इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि ये जो 63A का फैसला एक गलत फैसला था और ओवरराइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, बड़े सारे आर्टिकल्स को सेव करके ये फैसला दिया गया जिसकी कोई तोक नहीं बनती। वाजे है 63, आर्टिकल 63 बहुत वाजे है ये कि अगर कोई वोट करना चाहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन वोट शुमार किया जाएगा, तो ये इसकी कोई सेंस भी नहीं बनती थी। अभी जरा मसला क्या है, 2-3 पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े सिग्निफिकेंट है। देखिए, कोई इशू नहीं है कि इस केस को सुना जाए, इस केस को टेकअप किया जाए, लेकिन इसको सुनने का, इसकी हेयरिंग का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि इस केस को सुनने के लिए एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको अमेंड करने के लिए बहुत ही बेहतर होगा वाकई आप क्लैरिटी के साथ बता दीजिए, क्योंकि जब यही सवाल मैंने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से किया था तो उन्हें मेरा ये सादा सा सवाल समझ नहीं आया था। मितला साहब प्लीज कंटिन्यू। अच्छा जी, तो आपने नहीं उसमें फ्लो तो तोड़ दिया है। मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या नहीं सिद्दीकी साहब, मितला साहब को मुकम्मल कर लेने दीजिए। कानून और आइन पर अमल करने का हल्फ मैंने उठाया या आपने उठाया? सबने उठाया, जजेस ने उठाया, हमने भी, हमारी भी जिम्मेदारी है। अच्छा जरा आप उसमें टाइमिंग का इशू है। अच्छा, ये अगर एक ऑर्डिनेंस आता है, बेसिकली हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। किसके एंड पे? 2 फ्री कैन है जिनके एंड पे हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस है, जो कि अब ये कह रहे हैं कि मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर हूं। पहले वो कह रहे थे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं हूं। दूसरा, हमें दूसरे एंड पे जो बेनिफिशियरी नजर आता है कि तरामीम चूंकि हुकूमत करवाना चाह रही है तो हुकूमत भी हमें बेनिफिशियरी नजर आती है कि इस तरह से अगर 63A के हक में फैसला आ जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि आना चाहिए। अच्छा। और वैसे ही आना चाहिए जैसे आइन में लिखा हुआ है। 1 मिनट दे दीजिए, तो वैसे ही आना चाहिए। लेकिन इसका बेनिफिट होने जा रहा है काजी फाइज ईसा साहब को, चूंकि मामला चला हुआ है, बातचीत हो रही है कि उनको एक्सटेंड किया जाएगा, उनके टेन्योर को मजीद 3 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वो बार बार उनके दोस्त साहब खुद भी वो डिनाई करते हैं, लेकिन सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो विंडिकेट करते हैं कि ही डायरली नीड्स एक्सटेंशन। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक एक्ट मौजूद है, उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड किया जाता है, उसका इजलास कन्वीन होता है। एक जस्टिस जो हैं वो आते नहीं हैं, जस्टिस मंसूर जो सबसे सीनियर जज हैं, तो इतनी क्या जल्दी आ गई है, इतनी क्या हैज़र्डली आप चीजों को करना चाह रहे हैं कि एक सवाल ले लीजिए आपने प्रोसीड। हाँ, मेरा सवाल नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं एक सवाल भी ले लीजिए मेरा साथ ही। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे उन्होंने एक सवाल उठाया था ना कि फुल कोर्ट बुलाई जाना चाहिए, तो क्या ऐसे कोई कानूनी नुक्ता हमें नजर आता है कि कोई सीनियर तरीन चीफ जस्टिस ने तो बुलाया नहीं फुल कोर्ट, लेकिन कोई और बुला ले? माजी में काजी फाइज, देखिए जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो हमेशा जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय यही होती है
कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। माजी में काजी फाइज ईसा बार बार इसी चीज का मुतालबा करते रहे, जैसे मंसूर अली शाह ने भी यही मुतालबा की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक जज, ऑथर जज, जिसने एक लिखी हुई है, डिसीजन लिखा हुआ है, वर्डिक्ट लिखा हुआ है, वो मौजूद है, वो जब तक रिटायर नहीं होता या अदरवाइज रिक्यूज नहीं करता तो उसको बेंच से अलहदा नहीं किया जा सकता। फिर उसमें भी बहुत जल्दी दिखाई गई। अच्छा, फिर बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसको लॉ के तौर पे ट्रीट किया जाता है। सिद्दीकी साहब बता सकते हैं, जदून साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उसको लॉ के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। वहां जस्टिस मंसूर अली शाह की एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है, एक वर्डिक्ट मौजूद है कि जब बेंच बन जाए और जितना मर्जी डिसएग्रीमेंट हो तो चीफ जस्टिस वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ये भी ऑब्जर्वेशन ऑन ग्राउंड है, इन फील्ड है, उसको भी अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये फिर अगेन एक जस्टिस हायर किए जाते हैं, उनको रीहायर किया जाता है इस पर्पस के लिए कि जो पेंडेंसी है उसको लेस किया जाएगा, उनको भी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। जैसे देखिए, अगर मैं किसी का ऑब्लाइज्ड हूं तो डेफिनेटली मैं किसी की फेवर में चीजें कर रहा हूँगा। तो एक जज जो कि ऑब्लाइज्ड हैं, उनकी लॉयल्टी एक तरह से आप पहले ही जानते हैं और पहले ही आप बाय कर चुके होंगे हैं। तो वो भी एक काबिल एतराज बात है कि एक जज जिस पर्पस के लिए लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे दूसरा काम लिया जाता है बिकॉज वो आपके करीब है। ठीक है।